क्या बात कर रहे हो? हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर? डायलिसिस पे क्वेश्चन थे? तो क्या किया फिर, तुक्के लगाए? अच्छा, वन और टू। हाँ, एक क्वेश्चन था ऐसा बोल रहे हैं। सर मैंने छोड़ दिया वो। ओके, गुड, नाइस। ठीक है, चलो अभी पढ़ लेते हैं डायलिसिस। पता नहीं आ गया होगा एक आधा क्वेश्चन गलती से। अरे वाह, आदित्य ने अटेम्प्ट किया और वो करेक्ट आया आदित्य का। गुड। सो आदित्य ने शायद पढ़ के रखा था ऑलरेडी डायलिसिस के बारे में। एनीवे, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीनल फेलियर। ओके, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। दो होते हैं, वन इज कॉल्ड एज AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, एंड द अदर वन इज, दूसरा कौन सा है बोलो ना? CKD, स्टैंड्स फॉर क्रॉनिक किडनी डिसीज। ओके, अच्छा, ये दोनों में भी, इन बोथ दीज कंडीशंस वी जनरली रिक्वायर द इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट नोन एज डायलिसिस। ओके, एक्यूट में यूजुअली ये होता है कि डायलिसिस आपने एक आध बार कर लिया, एक या दो बार, उसके बाद द पर्सन विल बी बेटर, तो वापस बाद में करने की जरूरत होती नहीं है। क्रॉनिक में जनरली इट हैपेंस दैट यू नीड टू कीप द पेशेंट ऑन डायलिसिस। ओके, उसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहता है। विथ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यू कैन कीप दिस पेशेंट ऑन डायलिसिस सो दैट द पेशेंट विल फील बेटर। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैकेनिज्म या प्रोसेस होता है। जनरली डायलिसिस, हीमोडायलिसिस इज सेम बेसिकली। एक दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं उसको, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। व्हाट वी आर लर्निंग हियर, या फिर ये जो पेशेंट का जो फोटो आपको दिख रहा है, दैट इज हीमोडायलिसिस। ओके, सो हीमोडायलिसिस, ये जो प्रोसेस हो रहा है, दैट्स कॉल्ड एज द हीमोडायलिसिस। ठीक है, सो दैट इज द एक्चुअल मीनिंग। डाई मीनिंग थ्रू, लसिस मीनिंग लूजनिंग। So basically, we are releasing the blood through these tubes, through the machine. So this machine which is present here is known as the dialyzer. ओके, सो दिस रीजन, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज एंटायर मशीन, ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, दिस इज नोन एज द डायलाइजर। एंड दिस डायलाइजर हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। तो पूरे ब्लड का फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो जाता है। सो इट इज बेसिकली टू मेक श्योर दैट द, अभी फिल्ट्रेशन क्यों करना है? बिकॉज वी ऑल नो दैट इन द ब्लड सीरम, यूरिया एंड क्रिएटिनिन, ओके, these levels are very high. और अगर ये लेवल ज्यादा रहेंगे तो they will start affecting your body's tissues and organs, other organs of the body. So to prevent that particular damage, therefore we need to filter the blood, and this filtration will be done with the help of dialysis. So artificial replacement for lost kidney function in people with renal failure. ओके, अभी पूरा आर्टिफिशियली हो रहा है, मतलब हम लोग बाहर से कर रहे हैं, राइट? ठीक है, दिस कैन बी यूज फॉर AKI एज वेल एज CKD इन द फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज का मतलब क्या आता है? द पेशेंट हैज गॉन इनटू टोटल किडनी फेलियर, यानी दोनों भी किडनीज फेल हो गए। अभी अभी आगे चल के मेडिसिन काम में नहीं आने वाले। सो दैट टाइम जनरली डायलिसिस विल स्टार्ट। सर, पेशेंट को 24 आवर्स मशीन? नो, पेशेंट इज अराउंड द मशीन और अटैच टू द मशीन फॉर फ्यू आवर्स, जैसे 3.5 to 4 hours. So within this time, usually 5.5 to 6 liters of blood is dialyzed. Okay, तो डायलिसिस मशीन के थ्रू इतना सारा ब्लड फ्लो होते रहता है, so that helps in completion of the process of dialysis. ठीक है, so the person will not urinate, right? Why person will urinate ना? यूरिन फॉर्मेशन का इससे कोई रिलेशन ही नहीं है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लड वेसल से, आर्टरी से ब्लड को बाहर निकाल रहे हैं। ये मशीन से ब्लड जाएगा, इफ यू कैन सी हियर, ये मशीन से ऐसे ब्लड जाएगा और इसी मशीन से फिर से बाहर आएगा, और उसी को फिर हम लोग अटैच कर रहे हैं टू द पेशेंट्स वेन। गेट इन दिस? मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ ब्लड को, पेशेंट का ब्लड हम लोग बाहर निकाल के वापस बॉडी में डाल रहे हैं।
अदरवाइज सर्कुलेशन विल कंटिन्यू एज इट इज ना, उसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, सो इट विल रिमेन एज इट इज। तो यूरिन फॉर्मेशन का इससे कोई रिलेशन नहीं है, दैट विल कंटिन्यू एज इट इज, ठीक है। नाउ दिस इज डन इन केस ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर, जैसे होल्डिंग मेजर्स अंटिल द रीनल ट्रांसप्लांट इज डन, यानी जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता है तब तक आपको डायलिसिस करते रहना पड़ेगा, ठीक है। एंड डायलिसिस रिमेंबर इज नॉट अ ट्रीटमेंट, इट इज जस्ट टू मेक श्योर दैट द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड विल टेक प्लेस प्रॉपरली, यू नीड टू ट्रीट द किडनीज। डायलिसिस की मदद से किडनी का ट्रीटमेंट नहीं होगा, रीनल फेलियर का ट्रीटमेंट नहीं होगा। So that is why they say that it acts as only supportive measure, especially where the transplant would be where transplant would be inappropriate, यानी अभी ट्रांसप्लांट का टाइम नहीं है ऐसा अगर हमको लगता है तो that time you can go for dialysis. Get in this? समझ में आ रहा है? तो ये प्रोसेस होता है डायलिसिस के लिए, रादर इंडिकेशंस. So kidney maintains internal equilibrium of water and minerals, and the acid metabolism. Through acid metabolism, the end product is excreted out through the kidney. Okay, and the same mechanism will be done through the dialysis. मतलब dialysis से all the substances which are released out from the kidney will be taken out from the blood. So it will work like an artificial kidney. तो artificial kidney की तरह ही काम करता है dialyzer. ठीक है, so that is the purpose of the dialysis. So it is imperfect treatment to replace the kidney functions. मतलब क्या, as I said, no, it will just prevent. It acts as a preventive measure. Okay? क्यों? Because किडनी काम नहीं कर रहा है तो मुझे सिर्फ ब्लड को फिल्टर करना है, तो ये फिल्ट्रेशन का काम करेगा। अदरवाइज किडनी ट्रीटमेंट होता नहीं है। किडनी रिप्लेसमेंट, इसकी जगह में किडनी रिप्लेसमेंट की जगह में डायलिसिस चालू रखा, दैट इज आल्सो रॉन्ग, दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट। सो इट हेल्प्स इन वेस्ट रिमूवल थ्रू द डिफ्यूजन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये जो पीछे दिख रहा है आपको यहाँ पे छोटा सा ट्यूब, सो दिस इज नोन एज डायलाइजर। So arterial blood is passed through the dialyzer, and then from the same dialyzer through the vein it is re-injected into the patient's body. Okay, so इस तरीके से होता है पूरा mechanism of dialysis. एक मिनट। Okay. So basically treatment के लिए just to make sure that the patient will survive till the time the patient is getting kidneys for replacement, तब तक के लिए हम लोगों को ये चालू रखना पड़ेगा. So it does not replace the endocrine functions of production of erythropoietin and calcitriol. याद है तुम लोगों को एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक एंजाइम होता है, रादर यू कैन से हार्मोन होता है विच हेल्प्स इन एरिथ्रोपोएसिस. हम लोगों ने इसमें देखा था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, ठीक है. एरिथ्रोपोएसिस के लिए वी रिक्वायर एरिथ्रोपोइटिन, सो दैट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय डायलिसिस क्योंकि वो किडनी का काम होता है. कैल्सिट्रियोल इज बेसिकली यूजफुल फॉर द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, सो दैट इज आल्सो नॉट प्रोड्यूस्ड हियर, ठीक है. सो इस तरीके से, right? So calcitriol helps in the bone formation. As I said, no, calcium metabolism में काम में आता है, so it helps in deposition of the calcium in the bones and thus helps in bone formation. So that is the work of the calcitriol, and that is not produced during dialysis. Okay, तो dialysis का काम क्या होता है? Just to filter the blood. That's it. No other work than this. Okay, and it takes, क्या होता है ना, when the patient is in a state where you know the renal failure has, rather the condition has not worsened but it is almost the worsening has started beginning, उसी टाइम अगर हम लोग डायलिसिस करते हैं ना तो पेशेंट विल रिक्वायर दिस डायलिसिस वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार लगेगा, बिकॉज नॉर्मली to increase the urea, uric acid levels or creatinine levels in the blood it takes another 20-25 days. यानी 20-25 दिन बाद वापस ब्लड में यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा. फिर हम लोग क्या करेंगे? अगेन वी विल गो फॉर डायलिसिस. अच्छा, बाद में ऐसा होता है कि वी कंटिन्यू दिस डायलिसिस मे बी वंस इन अ मंथ. लेटर ऑन एज द सिचुएशन स्टार्ट्स वर्सनिंग देन इट अकर्स ट्वाइस इन अ मंथ, 15 दिन में एक बार.
then it comes to thrice in a month, then it comes to weekly, matlab every week one time, then generally twice in a week, then alternate day, and then comes almost daily. And that's the situation where now renal transplant is necessary, jahan pe dialysis abhi almost band ho gaya hai, matlab dialysis is of no use for the body. Even dialysis is not able to reduce the levels of creatinine and urea in the patient's body. That is the time when transplant is necessary. ठीक है? Yes, Bhakti, transplant is needed, and in such situation where there is total kidney failure, there is no treatment for kidney replacement. Total kidney failure बोल रहा हूँ, total renal failure मतलब दोनों kidneys ने काम करना अभी बंद कर दिया है. So there transplant is the only. लेकिन क्या होता है ना, as the dialysis is done, so patient can survive for some years without kidney transplant and will wait for the donor. पहले ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अमन, बट देयर आर इंडिकेशंस ना फॉर द ट्रांसप्लांट, एंड ऐसा नहीं है कि किडनीज आर इजीली अवेलेबल. ओके, सो यू रियली हैव टू स्ट्रगल, राइट? तो वो नंबर लगाना पड़ता है, सब एनालिसिस होता है, उसके बाद ही इंडिकेशंस. क्या होता है ना, पेशेंट्स का कंपैरिजन होता है. आई हैव 10 पेशेंट्स, तो उसमें से ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनको इमरजेंसी में डायलिसिस, इमरजेंसी में ट्रांसप्लांट विल बी रिक्वायर्ड, सो दे आर गिवन प्रायोरिटी. इमरजेंसी मतलब ऑलमोस्ट अभी डायलिसिस इज आल्सो नॉट वर्किंग इन दैट केस, तो वो पेशेंट को पहले प्रायोरिटी होगा. फिर उसके बाद लीस्ट रिस्की पेशेंट्स, देन लीस्ट रिस्की पेशेंट. इस तरीके से ऐसे धीरे 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 वो ग्रेडिंग किया जाता है पेशेंट्स का, एंड देन द किडनीज विल बी गिवन. ओके, so this is your important mechanism called as dialysis. So as I said, generally artery, brachial artery hota hai. Brachial artery se blood will be injected into the patient's body, rather blood will be taken out from the patient's body, pass through the dialyzer. abhi artery se blood ko bahar kyun nikalte hain? Because within the arteries the blood is under pressure, so the same pressure will help in filtration of the blood in the dialyzer. तो dialyzer में भी जो membrane होता है, that membrane is just like a cell membrane, उसी की तरह होता है. So that helps in the entire mechanism. सर हमारे पास भी ऐसा ही हुआ था, और I know वही होता है ऋतुजा कि you really have to check कि कब और कैसे डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी, राइट? और अगर किडनीज नहीं मिले टाइम पे तो चांसेस ऑफ डेथ आर आल्सो देयर. इट डिपेंड्स आर्या, सिचुएशन कंडीशन कैसा है, कितना सीवियरिटी है. जनरली एक किडनी का ट्रांसप्लांट जब होता है तो इट टेक्स अराउंड आई थिंक 7 to 9 लाख और 10 लाख समथिंग लाइक दैट, एंड इट डिपेंड्स आगे कॉम्प्लिकेशंस कितने होते हैं उसके हिसाब से खर्चा बढ़ते जाता है. No, Aditya, it is not necessary that a donor should be dead or brain dead. नॉर्मली किडनी ट्रांसप्लांट के लिए क्या किया जाता है? किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सबसे पहला तो आपका ब्लड मैचिंग होता है. ओके, ब्लड मैचिंग एवरीथिंग, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सबका मैचिंग होता है. फिर उसके बाद होता है बोन मैरो मैचिंग. ओके, एंड देन ओनली द प्रोसेस विल बी डन. तो ह्यूमन बीइंग्स कैन सर्वाइव ओनली ऑन वन किडनी, राइट? We can survive even on one kidney. So one kidney can be given जो person who is healthy. ठीक है, तो ये बोन मैरो मैचिंग हो गया, बोन मैरो मैच हो गया, ब्लड मैच हो गया, बट द पेशेंट इज नॉट हेल्दी, देन यू कैन नॉट गिव. तो जनरली जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं ना, ब्रदर सिस्टर, उनसे पहले लिया जाता है, उनका पहले टेस्ट होता है. उसके बाद वाइफ हस्बैंड जो भी रहेगा तो उनका टेस्ट होगा. उसके बाद चिल्ड्रन, उनका टेस्ट होगा, और बाद में आखिरी में देन कम्स द डोनर फ्रॉम आउटसाइड. इस तरीके से रहता है. ठीक है, सो अपने ब्लड रिलेशन में अगर कोई रहेगा जो किडनी डोनेट कर सकता है और उसका बोन मैरो मैचिंग होता है या फिर ब्लड मैचिंग होता है, तो वैसे प्रीफर होते हैं रिलेटिव्स. और अगर रिलेटिव्स नहीं रहेंगे तो देन यू हैव टू देन फाइंड आउट अ डोनर फ्रॉम आउटसाइड. ओके, यस सोहम. सर मैंने ऐसा सुना था कि अभी के वक्त में ऐसे कोई ट्रीटमेंट है जो करके अगर हम कोई भी किडनी एक दूसरे से मैच कर सकते हैं, तो ऐसा होता है क्या? कौन सी ट्रीटमेंट रे? सर वो नहीं याद मुझे अभी.
अच्छा, बात तो लिख सुना था। नहीं मैंने तो नहीं सुना, कहीं रहेगा रेफरेंस तो मुझे भेज, मैं देखता हूँ। हाँ सर चलेगा। Okay. चलो आगे बढ़े। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच वी हैव इज द किडनी स्टोन्स। ये नाम भी आपने सुना होगा, रीनल कैलकुलाई इज व्हाट वी कॉमनली कॉल दिस एज। अभी व्हाट इज रीनल कैलकुलाई? इट इज नथिंग बट द डिपोजिशन ऑफ द क्रिस्टल्स, मिनरल्स। सो किडनी स्टोन्स, yes, kidney stones or renal calculus is a solid crystal formed in the kidneys from dietary minerals, minerals से बनने वाला डिपोजिशन। अभी फिर वो डिपोजिशन कहाँ होगा? This deposition will take place only in the renal pelvis or in the ureter. बाकी कहीं पे भी ये डिपोजिशन होता नहीं है, बिकॉज फाइनल यूरिन जब बनता है, दैट फाइनल यूरिन विल बी कैरिड हियर इन द माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स से आएगा मेजर कैलिक्स में, एंड दैट फाइनल यूरिन विल ऑलवेज बी मिनरलाइज्ड, एक्सेस मिनरल्स उसमें रहेंगे। इसके लिए डिपोजिशन के चांसेस ये वाले रीजन में सबसे ज्यादा है। तो किडनी टिश्यू में इधर कहीं पे भी डिपोजिशन नहीं होगा, डिपोजिशन विल टेक प्लेस ओनली इन द रीनल पेल्विस और यूरेटर। Get in this? So this is how the deposition will take place. So kidney stones on the basis of location can be either nephrolithiasis, which is known as inside the kidney, and when it is present in the ureter, we call this as urolithiasis. Okay. So either it is in the inside the nephron, rather kidneys, or it is inside the ureter. Okay, and generalized we call that as urolithiasis, which is in urinary tract including the kidneys. दोनों मिलकर होता है। अगर पूरा यानी कुछ स्टोन्स यहाँ पे है, कुछ स्टोन्स यूरेटर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोलिथियासिस। ओह यस, अमन के पापा को हुआ था। एंड देन we have cystolithiasis. Cyst का मीनिंग आता है urinary bladder. So the stone in the urinary bladder will be called as cystolithiasis. लेकिन एक बार stone urethra में आ गया, then it will be released out. Urethra में कभी भी अटक के रहता नहीं है. So it will always be released out once it reaches the urethra. Get in this? तो ये कुछ टाइप्स है based on their location. लोकेशन के हिसाब से ये किडनी स्टोन्स के कुछ टाइप्स है, इसको लिख लो। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। ये यस सर, डन सर। हो गया है लिख के? आगे बढ़े। यस सर। चल, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, मतलब कौन से मिनरल से ये बनता है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन इसको बोलते हैं हम लोग। ओके, दे कंटेन द कैल्शियम। देन वी हैव स्ट्रूवाइट स्टोन्स व्हिच इज इन्फेक्शन स्टोन्स formed by urea splitting bacteria. Okay, the bacteria which are known to split the urea, they are known to cause deposition of the minerals. ठीक है, तो ऐसा एक होता है। So that is known as struvite stones. एकदम whitish कलर के होते हैं और एकदम प्लेन रहते हैं, इसके लिए उसको struvite stones ऐसा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यस खुशी क्या हुआ? ओके, ठीक है। मोस्ट कॉमन इज कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। सबसे कॉमन कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल ही होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉमन। दिस इज इन्फेक्टिव स्टोन। ये वाला जो स्टोन होता है ना, दिस इज इन्फेक्टिव। किडनी स्टोन किसी डेफिशिएंसी से नहीं होता है, यूजुअली इट इज बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड वाटर इनटेक। अगर हमारे
पानी का इंटेक अगर हमारा एकदम कम रहेगा तो उसमें होता है, या फिर वी आर टेकिंग हाईली मिनरलाइज्ड वाटर, जो पानी हम लोग पी रहे हैं उसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा है। ओके, तो वैसे वाले पानी अगर हम लोग पीते हैं तो उसकी वजह से स्टोन्स होते हैं। ठीक है, किडनी स्टोन होने के बाद द पेन विल बी मोर ऑन द लोअर एब्डोमेन ऑन द साइड्स। लोअर एब्डोमेन में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा एब्डोमिनल रीजन है लाइक दिस, these आर द लेग्स ऑफ एनी पर्सन। ओके, तो यहाँ पे साइड में इधर पेन होगा या फिर इधर पेन होगा, डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट को कौन से साइड का स्टोन हुआ है। ओके, आदित्य को कौन सा साइड चाहिए, ये वाला? Yes, sir. Just a minute. हाँ, ओके, गिव मी अ मिनट। हाँ, हाँ, क्या क्या क्वेश्चन है भाई तुम लोगों के? सर, ऑफ व्हाट दैट स्टोन इज मेड ऑफ, विच स्टोन? खुशी, कौन से स्टोन की? हाँ, किडनी स्टोन। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट से बनते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं, या फिर यूरिया से बनते हैं, है ना? यस कैन इट फॉर्म बिकॉज ऑफ वीडीसाइड्स एंड ऑफ कोर्स होता ही है ना भक्ति। सी, एनी सब्सटेंस विच यू आर ईटिंग विच हैज मिनरल्स इन इट, ओके, मिनरलाइज्ड है ज्यादा। अच्छा, स्टोन होना इज ऑल्सो अ टेंडेंसी। हम लोग सब खाना खाते हैं, सेम घर में जितने लोग हैं हम लोग सब सेम खाना खाते हैं, लेकिन घर में किसी एक को ही स्टोन होता है, सबको नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? बिकॉज डिपोजिशन इन आवर बॉडी is a type of tendency, okay, and this is basically tendency or nature of that person, not exactly genetic, Aditya. It's not called as genetic, it is known as the tendency. ये उसके बॉडी का नेचर है डिपोजिशन करना, तो ही उसको होता है, अदरवाइज ये नहीं होगा ना। अदरवाइज मिनरल्स तो सबके बॉडी में, सबके यूरिन में से बाहर निकलते ही रहते हैं, but we don't get such condition. So we get such condition only when this, अच्छा, एक बार ये tendency develop हो गया ना, then the recurrence is likely, यानी बार बार होता है। फिर ऐसा नहीं कि एक बार सुन हो गया ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। So it continues for years, चालू ही रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं। ओके सर, किडनी स्टोन कौन से कलर का होता है? कलर देखो, या तो ये व्हाइट कलर का है जैसे ये वाला स्टोन है, so this is basically white colored. As you can see, ये actual stones है, these are all real stones which are released out from the kidney. Yeah, तो ऐसे कलर के आएंगे वो।
डिपेंड्स ऑन कि कौन से मिनरल से ये बना हुआ है. ठीक है खुशी. Yes, sir. कैल्शियम ऑक्सलेट इज मोस्ट कॉमन. ये देखो कैसे स्टोन्स है, यूरिक एसिड स्टोन्स बोलते हैं इसको. सो दे लुक समथिंग लाइक दिस. वी हैव दिस इज कॉल्ड एज अ सिस्टीन स्टोन. ठीक है, which is on the basis of metabolic abnormalities. So these are the two. एक आता है uric acid stones और दूसरा आता है cystine stones. Cystine stones are usually found in the bladder. Okay, metabolism की हिसाब से होने वाले depositions, right? Yes, sir. Yes, it actually looks like stones. अरे लेकिन होते एकदम छोटे छोटे होते, 5 mm, 3 mm, 2 mm ऐसे होते, very small. Okay, so these are the types of stones on the basis of metabolic abnormalities, right? And what is the treatment? As I said, cause for this is basically either less water intake, पानी हम लोग बहुत ज्यादा कम पीते हैं, या फिर there is mineralized water. We are drinking mineralized water, जैसे hard water जिसको हम लोग बोलते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में. सो दैट इज द वन विच इज मिनरलाइज्ड. ये बोरिंग रहता है ना, बोर करते हैं. यस करेक्ट. तो वो पानी नहीं पीना चाहिए. दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डेंजरस. ठीक है, ये प्रॉब्लम है ना कंट्रीज लाइक दुबई में बहुत कॉमन है ये. अगर आप वहां पे जाते हो ना, दुबई का प्रॉब्लम पता है क्या है? पानी नहीं है सर इधर. पानी आहे, बट देर इज नो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. नेचुरल सोर्स मतलब स्वीट वाटर का सोर्स नहीं. देर आर नो रिवर्स. समंदर से निकालते वो पानी. हाँ, स्वीट वाटर का सोर्स ही नहीं है. पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर ऐसा कुछ है ही नहीं. सो दे जस्ट हैव द ओशन, सी है. तो इसी पानी को वो डीमिनरलाइज करके ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं, है ना. इसी पानी को डीमिनरलाइज करते हैं ओशन के वाटर को. सो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं इनके, और वो प्लांट्स में ये पूरे पानी को डीमिनरलाइज किया जाता है और फिर उसी पानी को पिया जाता है. अलग अलग कंपनीज है वहां पे. दो बड़े बहुत बड़े कंपनीज है, अभी नाम भूल गया मैं उनका, लेकिन वो बहुत बड़े कंपनीज है जिनका ये पानी मिलता है. राइट, 2 या 3 कंपनीज है. तो वो डीमिनरलाइज करके यानी ओशन के पानी को ड्रिंकिंग वाटर बना के फिर पिया जाता है. हाँ, सिर्फ मिनरल्स ही पीते हैं, मिनरल वाटर ही पीते हैं वो. एंड दैट इज व्हाई यू विल सी people in Dubai are likely to suffer from renal stones. है ना, वहां पे बहुत कॉमन प्रॉब्लम है किडनी स्टोन्स का. When I was there in Dubai that time also I suffered a lot. यानी मुझे भी ये किडनी स्टोन का तकलीफ हुआ था. I was there in Dubai for 2 years, 2014-16. तो कभी लाइफ में स्टोन का प्रॉब्लम नहीं आया, वहां पे जाने के बाद हुआ था. But then when I came back, since then from 2016 till date, no problem of stone. वहीं पे हुआ था. तो मैं एक पर्टिकुलर कंपनी का ही फिर पानी पीता था वहां पे, क्योंकि वो पानी में सबसे कम मिनरल्स थे, इसके लिए उसी को हम लोग पीते थे. तो ऐसा सब रहता है, रीजन के हिसाब से स्टोन्स बनते जाते हैं. ओके, ट्रीटमेंट क्या करोगे? ट्रीटमेंट में ना देयर इज वन ट्रीटमेंट नोन एज लिथोट्रिप्सी. ओके, लिथोट्रिप्सी का मतलब क्या? स्टोन को क्रश करके बाहर निकाला जाएगा. ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ लेजर सर्जरी. ओके, इट्स अ टाइप ऑफ लेजर सर्जरी. तो वो होता है, दैट्स कॉल्ड एज लिथोट्रिप्सी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट विच वी हैव इज द हाइड्रेशन थेरेपी. हाइड्रेशन थेरेपी मतलब क्या? पेशेंट को पानी देने का पीने के लिए बहुत ज्यादा, या फिर थ्रू सलाइन द वाटर इज रिलीज्ड इन द बॉडी, and the amount of water released is so huge that the kidneys will start functioning more, और वो प्रेशर की वजह से stone will be pushed into the urethra. तो जैसे ही स्टोन यूरेथ्रा में आएगा वो बाहर निकल आएगा. ये होम्योपैथिक मेडिसिन से भी निकलता है. करेक्ट आर्या. ओके, सो दिस इज अनदर थेरेपी विच वी हैव, हाइड्रेशन थेरेपी. बाकी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक बहुत सारे मेडिसिन है. विद द मेडिसिन स्टोन्स कैन बी इजिली रिमूव. वेरी गुड. अमन के पापा को हुआ था तो कुछ ट्रीटमेंट यूज किया था, 2 वाला कौन सा रे? लिथोट्रिप्सी.
हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन इज कॉमन ट्रीटमेंट। ओके, जनरली स्टोन के साइंस एंड सिम्टम्स क्या आएंगे? व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्टोन? तो सबसे पहला तो पेन आएगा, ठीक है, ऑन द साइड्स ऑफ एब्डोमेन, तो वहां पे पेन होगा। देन देर विल बी यूरिनेशन का प्रॉब्लम आएगा, यूरिनेशन विल हैव बर्निंग सेंसेशन, और द यूरिन विल स्टॉप, और देर विल बी ब्लड इन द यूरिन, सो दैट्स कॉल्ड एज हिमैचुरिया। ओके, तो हिमैचुरिया होना चालू हो जाएगा, दैट इज ब्लड इन द यूरिन। तो ये ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं पेशेंट्स को व्हेन दे सफर फ्रॉम किडनी स्टोन, ठीक है। आज ऐसे कम स्टूडेंट्स क्यों हैं? आई डोंट नो व्हाई, कंपैरेटिवली लेस स्टूडेंट्स आर देयर टुडे। गौरव नहीं आएगा आज? गौरव, मिस्टर गौरव माड़ी, आर यू देयर इन द क्लास? नहीं है शायद, सब लोग क्रिसमस वेकेशन में गए क्या? नहीं है गौरव, आज गायब हो गया। चलो, कभी अभी, तो मतलब हाँ, दैट इज वाई मैं वही सोचू कि इतना कम क्यों है। कितने बजे तक है ऑफलाइन? ओ, तो इनका उनका पूरा ये लेक्चर ही गया है इसका मतलब। अरे रे रे। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है सोफिया, कुछ नहीं। नासिक में यहाँ पे ऑफलाइन लेक्चर चल रहा है किसी का, तो दे आर अटेंडिंग दैट लेक्चर, केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है शायद, सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट हियर। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट।
Students, hello. Students, Yes, sir. Yes, sir. just give me another 5 minutes. Yeah, I'm in middle of something. I'll be back. Okay. Just wait. Okay. 5 minutes. Okay. Okay, sir. Yeah. Are we all good to go? Shall we start, students? Yes, sir. Okay, sure. So, yeah, we were talking about this concept of kidney stones. समझा ना ये सब आपको? Renal stones. यस सर। Doubts रहेंगे तो अभी पूछ लो. अगर कुछ doubts रहेंगे तो. Shall we move ahead now? Yeah. ये सब complaints हैं उसके pain in the side, pains in the side of the abdomen, urination के time पे there will be burning or even blood in the urine. That's called as hematuria. Okay, so that's the condition known as hematuria. So that will also take place. Fever at time, the patient will suffer from condition like fever. So that is also there. ठीक है, so these are all the complaints related to stone. Treatment मैंने already बोल दिया है. Lithotripsy is the treatment for the same or hydration therapy. ठीक है, other than that with the medicines definitely it can be treated. ठीक है, depends on the condition, depends on the size of the stone, depends on the status. Okay, कि कहाँ पे exactly stone है. If it is more in the kidney area, then chances of surgery are more. Ureter में रहेगा तो surgery के chances कम हो जाते हैं because it can be released easily out from the body. Okay, it's a mouse foot है. माउस ने तो ऑपरेट नहीं करता है ना ते. Okay, chalo. Anyway, so this is how the kidney stone or the renal stone can be understood, right? Now, the last part which we have here is the kidney transplantation. Now, what is kidney transplantation? If you remember, हम लोगों ने पढ़ा था condition called as AKI. ठीक है, that is acute kidney infection, and the other one was CKD, chronic kidney disease. Usually both these conditions, if they remain untreated or if they are not treated properly or if patient continues to remain in this state, matlab frequently the patient suffers from this infection. Okay, so if the patient continues to suffer from this infection recurrently, okay, then there are chances that there will be a condition of failure. एक बार failure हो गया तो we start with dialysis. Okay, but dialysis will also have its own limitation till the time the kidneys or till the time the urea and creatinine levels are normal. Once the urea and creatinine levels they become abnormal even after dialysis, then you need to go for the transplant. That is the last option available. इसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते. The patient will die. Second page, हाँ त्या पेजची प्रिंट द्यायची. हाँ सेकंड पेज आहे. नाही खालचं त्याच्या तिथे जा ना, इकडे जा रे. हा ते खाली स्क्रोल करते ते इकडचं विंडो. हा तिथे 2 लिही. हा तर तिथे 2 लिही. व्हेरी गुड. आणि कर प्रिंट. ओके चलो अभी now renal transplant या फिर kidney transplant के लिए भी conditions क्या होते हैं, तो that I have already told you. Primarily donor is from the family, that is the closest family member, the one which has the blood relation is considered as the donor, preferred as the donor. Later on then the siblings, और उसके बाद भी finally then we have the donor from outside. Okay, so that is the process which we follow. So organ transplantation of a kidney is essential. Kidney into a patient in end stage of the renal disease. Matlab the condition is such, renal disease condition is such that it cannot be treated, and if it cannot be treated, then we have to go for the transplant. Okay, so that is the option and that is how we say this condition. ठीक है सर, किडनी का भी वीडियो है क्या सर? नहीं, इसका वीडियो नहीं है मेरे पास. देखेंगे, मगर मिलेगा मुझे तो मैं दिखाता हूँ आपको. Okay, so donation, kidney donation and kidney donors are also seen here.
So kidney transplant can be classified as what? How it can be classified? The number one is the living donor, the one who is surviving and is ready to give his or her one kidney. And then we have a donor from the deceased, donation from a deceased person. Spelling देखो क्या है? DECEASED, meaning dead person. So that's called as cadaveric donor. Cadaver का मतलब आता है dead body. Okay. So as somebody was saying, मेरे ख्याल से आदित्य बोल रहा था ना कि the person, if the person is brain dead, then only donation is possible. So under such situation, when the person is brain dead, or if the person is suffering from some disease where the recovery is not possible, under such situation, generally relatives' consent is taken so that after the death of a person, such organ donation can be done. मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक केस बताया था, देखो, जिसमें एक पेशेंट ने डोनेशन किया तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट 13 पेशेंट्स का बेनिफिट हुआ. मतलब that patient donated his both the eyes, then liver, then both the kidneys, then skin. So that is donated by him. तो 2 eyes मतलब 2 लोगों को एक एक मिला, तो वो 2 पेशेंट्स हो गए. 2 किडनीज 2 लोगों को मिले, मतलब 4 हो गए. लीवर ट्रांसप्लांट वाज डन टू 1 पेशेंट, मतलब ये 5 हो गए. और कुछ 6 या 7 पेशेंट्स के लिए स्किन का फायदा हुआ. सो स्किन वाज आल्सो डोनेटेड बाय दैट पेशेंट्स रिलेटिव्स. So that is the condition. तो brain dead cases में ऐसा हो सकता है. Okay, living donor में भी genetically unrelated, and then we have genetically related. Genetically related are preferred over unrelated. अगर रहेगा तो, otherwise then we have to go for unrelated people. Okay, त्याचा ना काहीतरी सॉफ्टवेअरचा इश्यू आहे, मी त्यांना पाठवतो व्हॉट्सअपवर. जाऊ दे. हाँ, मैं नंबर पे डाल देता हूँ आपको. ठीक है, थैंक यू. सॉरी, यहाँ थोड़ा लेक्चर का गड़बड़ है. Anyway, so genetically related meaning what? Basically they are based on the biological relationship. मतलब क्या, जैसे अभी मैंने बताया ना आपको, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, डॉटर सन, तो ऐसे. सो ऐसा बायोलॉजिकल रिलेशनशिप रहेगा ना, सो देयर जनरली द डोनेशन इज पॉसिबल. ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो प्रिफर्ड इज जेनेटिकली रिलेटेड डोनर्स, देन फॉलोड बाय जेनेटिकली अनरिलेटेड, व्हिच इज इन द लिविंग डोनर्स. डेड बॉडी का तो वैसे भी हो सकता है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर. कुछ डाउट्स, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स रहेंगे तो पूछ ले. कुछ भी परेशानी रहेगी, तकलीफ रहेगी? नो सर. गुड, चलो आगे बढ़े. Yes, sir. वेरी गुड सर. और हमें एक ऑर्गन का डिसीज, देन वी कैन गिव आवर अदर ऑर्गन. मतलब समझा नहीं लोहिता? एक ऑर्गन का डिसीज मतलब क्या? मतलब एक किडनी इन्फेक्टेड है तो दूसरा दे सकते हैं क्या, ऐसा? हाँ लोहिता, सो दैट इज नॉट पॉसिबल ना, मीनिंग द पेशेंट इज अनफिट. वो खुद ही नहीं संभाल सकता अपने आप को, दूसरों को किडनी देके अपना लाइफ क्यों खराब करेगा ना, तो वो पेशेंट अनफिट है ना. एज आई सेड नो, हेल्थ ऑफ द पेशेंट इज नेसेसरी. हम लोगों को पेशेंट का हेल्थ भी देखना पड़ेगा, डोनर का, रादर नॉट पेशेंट, डोनर का हेल्थ. सो डोनर शुड आल्सो बी हेल्दी, नहीं तो उसको भी प्रॉब्लम आएगा, है ना. दैट इज व्हाई इट इज नॉट एडवाइज्ड. ठीक है लोहिता? सर मतलब अगर किसी को ब्रेन डिसीज है तो वो बाकी ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है ना? किसी को क्या? ब्रेन डिसीज है तो वो बाकी के ऑर्गन्स डोनेट हाँ. कर सकता है ना उसके? वो तो हो सकता है ना, ब्रेन डेड है पर्सन या फिर ब्रेन डिसीज है, लेकिन उसके बाद पता है कि अभी रिकवरी नहीं होगा एंड द पेशेंट इज गोइंग टू डाई, तो कर सकता है बाकी के ऑर्गन. यस, व्हाई नॉट, वो ठीक है. लेकिन किडनी डोनेशन में ऑलरेडी पेशेंट को, आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग पर्सन, ऑलरेडी उसको किडनी का इन्फेक्शन है या एक किडनी इन्फेक्टेड है, तो दूसरा दे सकते क्या? तो नहीं दे सकते. द पर्सन इज अनफिट. ओके, चलो. व्हाट इज यूरेमिया? अभी छोटे छोटे टर्म्स है, छोटे छोटे कंडीशन है. सर डेड पेशेंट की किडनी भी पहले मैच करके देखने, हाँ ऑफ कोर्स होता है, मैचिंग होता ही है ना प्रीति, तो उसके बाद ही होगा वो, उसके पहले नहीं होगा. या मतलब बिफोर द पर्सन इज डेड, तो पता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस आगे चल के क्या होने वाला है. तो मतलब इसका मतलब ये होता है, ऑर्गन डोनेशन इज नॉट पॉसिबल इन इमरजेंसी. Organ donation is always a planned procedure. मतलब I know that there is a patient who is admitted in my hospital and he is living a vegetative life. मतलब brain dead है, या फिर ये पेशेंट का रिकवरी पॉसिबल नहीं है. ऐसे कंडीशन में पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में है, and I know कि if I remove the ventilator, the patient will be dead.
सो आई नीड टू प्लान दैट. इमरजेंसी में आप डोनेशन कर सकते नहीं है, इतना याद रखो कि अचानक एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट मर गया, चलो उसका किडनी लेके किसी को दे देंगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो किडनी मैचिंग भी करना पड़ेगा ना, बराबर है. अगर पेशेंट के बॉडी ने अगर उसको रिजेक्ट कर लिया तो क्या करेंगे, किडनी को रिजेक्ट किया तो वापस वो पेशेंट और तकलीफ में चला जाएगा. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. If a person is living with one kidney, is the frequency? Yes, the frequency of urine will remain same. It won't reduce. It will almost remain same, but the patient has to take lot of precautions. Okay, बहुत सारे precautions, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, तब जाके ये होता है, otherwise ये नहीं होता. ठीक है. तो मतलब हाई वाटर इंटेक, लो हाई प्रोटीन डाइट, लो फैट डाइट, तो वो सब, या फिर लो प्रोटीन डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ये सब करना पड़ता है, पेशेंट को बहुत संभालना पड़ता है. ठीक है. द वन हु इज सर्वाइविंग ऑन वन किडनी. सर कोमा के पेशेंट डोनेट कर, यस, द पर्सन हु इज इन कोमा एंड इज लाइकली टू डाई, पता है कि अब ये मरने वाला है, तो ऐसे पेशेंट्स का भी डोनेशन हो सकता है, क्यों नहीं, ऑर्गन डोनेशन. ओके. चलो यूरेमिया क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं. यस, तो हम क्या प्रॉब्लम है भाई. सर अगर कोई पर्सन मर गया है तो उसके बाद कितने देर तक हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? डिपेंड्स ना, जैसे अगर रेटिना का ट्रांसप्लांट है जिसको आई ट्रांसप्लांट बोलते हैं, तो इट शुड बी इन 20 to 25 मिनट्स. लीवर के लिए इट इज लाइक यू नो आई थिंक 4 to 6 hours. किडनी के लिए इट इज इन द रेंज ऑफ 5 to 8 hours. तो ऐसे हर एक ऑर्गन का ये क्या बोलते हैं उसको, स्पैन है. तो यू हैव टू, अगर ऐसे लग रहा है कि ज्यादा टाइम लगने वाला है, सो दे शुड बी केप्ट इन अ कंटेनर विच इज बेसिकली डीप फ्रीज, नाइट्रोजन फ्रीजिंग होता है उसका. ठीक है. तो डीप फ्रीजिंग उसका होना चाहिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो 138 वगैरह ऐसा टेम्परेचर होता है, तो उसके वो टेम्परेचर में उसको फ्रीज किया जाएगा. Then only it can be transplanted. ठीक है. यस सर, थैंक यू सर. Okay. चलो यूरेमिया, नॉर्मल यूरिया लेवल इन द ब्लड इज 0.01 to 0.03%, and urea levels in the blood when it goes above 0.05%, then it is known as uremia, which is highly harmful, and this can definitely lead to kidney failure. Okay, as I said no earlier, मैंने बताया था देखो यूरिया का लेवल होता है ब्लड में, यूरिया नॉर्मल कंडीशन में होता है. सो हाउ मच इज यूरिया प्रेजेंट, दिस मच यूरिया विल बी प्रेजेंट. लेकिन ये 0.05% के ऊपर चला गया तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज यूरेमिया, व्हिच इज अगेन अ साइन ऑफ रीनल फेलियर. Okay, that's a typical sign of renal failure. Sir, a few years ago, I heard something of that a beating heart was transplanted in some 20 minutes. How is that possible? No, Aditya, I need to find out that. Practically, तो it is not possible. Beating heart मतलब क्या पता नहीं मुझे. That I need to see and find out कि ऐसा कुछ होता है क्या. If you ask me as a doctor, practically not possible. Okay, so वो ऐसा होता नहीं है. वो पता नहीं, वो शायद वो रहेंगे तमिल मूवी वाला कोई रहेगा फिर वो. हाँ, इट कैन बी फेक ऑल्सो. ठीक है. चलो, some other diseases like nephritis, glomerulonephritis are also called as the Bright's disease. Nephritis, itis मतलब क्या, infection. नेफ्रा मतलब क्या, नेफ्रॉन मतलब infection of the nephron, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्राइटिस, और also called as glomerulonephritis or also known as the Bright's disease. ठीक है. सो इट इंक्लूड्स द सिम्टम्स. क्या क्या सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं, तो सबसे पहला तो देयर विल बी ब्लड इन द यूरिन कॉल्ड एज हेमाचूरिया. ठीक है. सेकंड, देयर विल बी प्रोटीन, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द यूरिन नोन एज प्रोटीनयूरिया. ओके. और देयर इज अनदर कंडीशन दैट इज नोन एज इडिमा, दैट इज स्वेलिंग. तो ये पेशेंट को स्वेलिंग भी आएगा. प्लस देयर विल बी ओलिग्यूरिया. ओलिग्यूरिया का मतलब आता है लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन का क्वांटिटी कम है. And then hypertension, that is high blood pressure. Okay, so these are all the symptoms of nephritis. ठीक है. और इसमें ना फीवर भी आता है, right? So the patient will have fever also, high grade fever. और फीवर आता है ना तो उसके साथ पेशेंट को आते हैं चिल्स, ऑलमोस्ट लाइक राइगर्स. राइगर्स का मतलब क्या, एक्सट्रीम चिलीनेस, दर 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 से पेशेंट उड़ते रहता है. So extreme chilliness is known as the rigors. So that is also possible. Okay, so these are all the signs and symptoms of glomerulonephritis. ठीक है.
So there is streptococcal glomerulonephritis, which is basically due to some throat infection like Streptococcus pharyngitis. Streptococcal infection hai. This is a type of bacteria which is causing glomerulonephritis, but this condition is known as secondary infection. Okay, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इन्फेक्शन. मतलब प्राइमरीली छोटे बच्चे को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है और उस बैक्टीरिया की वजह से उसके किडनी भी इन्फेक्ट हो गए. So that's called as a secondary infection. So that's known as streptococcal glomerulonephritis. Okay. So there are the few important diseases which we have. इसको भी लिख लो फटाफट. सर ये जो बॉक्स है ना उसके नीचे एक क्लाउड में कुछ लिखा था, वो लिखना था. किधर किधर? नहीं, मुझे लगा था ऐसा. कहाँ क्लाउड आया तुझे? नहीं है रे. There is no cloud. हाँ सर. The sky is clean. यस सर. हाँ. लिख लो. हो गया? नो सर. Done? यस सर. यस सर. ओके. हाँ लिख के हो गया. वेरी गुड. अमन स्मार्ट है. हाँ अच्छा. ओके. तो ये हो गया हमारा नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. तो यूरेमिया, नेफ्राइटिस ये सब देख लिया. नाउ दिस इज ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. द ऑर्गन्स विच आर सेकेंडरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ सर्टन वेस्ट मटेरियल, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन. जैसे उसमें सबसे पहला आता है, दैट इज प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज द किडनी. ओके, जो ह्यूमन बींग्स में होता है. सो ऑर्गन हुज मेन फंक्शन इज एक्सक्रीशन, लाइक फॉर एग्जांपल किडनी. An accessory excretory organ will be the organ whose main function is not excretion, like for example skin, lungs, liver. लीवर का काम होता है मेटाबॉलिज्म, लंग्स का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्किन का काम होता है प्रोटेक्शन एंड थर्मोरेगुलेशन. सो दैट इज द प्राइमरी फंक्शन, बट दे हैव अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन. कैसे? फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ रोल ऑफ स्किन, तो स्किन हैज द स्वेट ग्लैंड, and sweat gland, through the sweat gland we are generally known to release water along with the urea. So what is this sweat gland? It's a simple unbranched coiled and tubular gland. ऐसा ट्यूब की तरह होता है, हाइपर कॉइल्ड रहता है. About 2 million such are present in the human skin and they are abundant on palms and face. Palm और face पे सबसे ज्यादा होते हैं. But if you see here, they are known to release sweat, and this sweat contains what? This sweat contains urea. And as the sweat contains urea, therefore it is considered as the organ for excretion. लेकिन इसका primary function क्या रहेगा? Skin का primary function रहेगा protection. Okay, और secondarily and along with the protection, it helps in thermoregulation. Okay, secondarily it helps in thermoregulation, and therefore then comes the last, the secondary function, that is to release the urea through the sweat. And because it is releasing urea along with some waste material through the sweat, therefore we call this as secondary organ of excretion. ओके, तो ये एक हो गया आपका स्किन. चलो, स्किन में स्वेट ग्लैंड होता है. स्वेट ग्लैंड के साथ वी हैव अनदर ग्लैंड known as the sebaceous gland.
और ऑल्सो कॉल्ड एज ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड। अच्छा लास्ट स्लाइड, हाँ ये लो, मतलब पानी दे दो। सर इसके पहले वाला इसके पहले वाला ये डन सर। हो गया ये। यस। Shall we move ahead? यस सर। Okay. Chalo. Along with the sweat gland, skin has sebaceous gland, which is known to secrete a secretion, and that secretion is known as sebum, which is also called as the oil secretion. And because it secretes that oily secretion, therefore called as the oil glands. Okay. So alveolar glands, which are present at the neck of the hair follicle. Can you see this? यहाँ पे ये this is hair follicle and its neck. तो यहाँ पे ये बराबर ऐसा ग्लैंड रहेगा and it opens at the base of the hair follicle. जैसे स्वेट ग्लैंड अलग से ओपन होगा, मतलब स्वेट ग्लैंड का ओपनिंग ऐसे अलग से रहेगा और यहाँ पे ये स्वेट ग्लैंड रहेगा इस तरीके से. But the sebaceous gland will open at the base of the hair follicle. And it excretes an oily substance known as the sebum, and this sebum is very essential. हमारा स्किन रहता है ड्राई, स्किन का जो अपर लेयर होता है ना, दैट्स अ लेयर ऑफ ड्राई टिश्यू, केराटिनाइज्ड लेयर ऐसा हम लोग उसको बोलते हैं. So to keep the skin and its texture proper, moist and slimy or shiny, therefore this sebum is released. So it lubricates the hair, makes the skin softer, and plus helpful for the excretion. मतलब through the sebum also some fats and fatty acids will be released which are unwanted. ठीक है, कुछ fatty acids भी release होना चालू हो जाएंगे जो हम लोगों को नहीं चाहिए. So they are also released here, and of course protects from the injury and infection. इंजुरी हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो उससे भी प्रोटेक्शन मिलता है बिकॉज ऑफ द सीबम विच इज रिलीज्ड. तो वो ऑयली सिक्रेशन है. इधर नाक के इधर आपको दिखेगा, देखो ऐसे हाथ घुमाते हो ना तो आपको पूरे हाथ पे दिखेगा ऑयल है. So there are certain areas where this oil secretion will be more because number of glands in that region are more. So oil secretion will always be more. Okay, so this is how we see the sebaceous gland playing a major role as an excretory organ. Yes, Soham. सर lubricates means ल्यूब्रिकेशन का मतलब आता है जैसे ऑयल होता है ना, तो ऑयल क्या करता है, मशीन में अगर ल्यूब्रिकेंट डाला तो उसकी वजह से मूवमेंट सॉफ्ट होता है ना. हाँ like grease ना. यस, तो दैट्स कॉल्ड एज ल्यूब्रिकेशन. सर एक बंदा है जिसके हाथ में पाम में बार बार पानी आता है, तो मतलब उसके स्वेट ग्लैंड हाइपर सिक्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब. Yes, correct, Sanika. It will reduce the friction also. हो गया, done. That's a tendency, अमन. हाथ पूरे गीले हो जाते हैं, नेचुरल टेंडेंसी है वो उनका, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, जेनेटिक. फिनिश्ड. ओके, हाउ लंग्स विल बी हेल्पफुल. मैंने बताया था ये लंग्स कैसे काम करते हैं. Through exhaled air, the water is released in the form of water vapor. So primary function of the lungs is exchange of gases. So they are going to release out carbon dioxide. Along with the carbon dioxide, they release water vapor, and this water vapor is like a excretory product. क्या हो गया? This water vapor is like a excretory product or product of excretion. Getting this? So that is how lungs will also work like the same. तो ये lungs का भी काम वैसा ही रहेगा. ठीक है, एक मिनट. हाँ, मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड्स ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये खत्म हो गया. ओके, ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म या फिर प्रोसेस आता है, दैट इज थ्रू द लंग्स.
So lungs में से carbon dioxide will be released in the form of as a gas, and along with the carbon dioxide we are also going to release water in the form of water vapor. कितना होता है पता है? Almost 400 ml of water per day is released out in the form of water vapors through the lungs. इतना सारा पानी हमारे बॉडी से बाहर निकलता है. So that is also one of the mode of excretion. And the last one is the liver. तो लीवर का तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है. लीवर acts secondarily as an excretory organ because it produces ammonia, urea and uric acid. Correct? So these are the products which are produced by the liver. और ये कैसे होता है? This all is done by the mechanism of deamination. Correct? Deamination होता है तो उसकी वजह से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है. हेलो, सबको समझ में आ रहा है? यस सर. Yes, sir. चलो, तो ये लीवर का काम है. तो लीवर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द सेकेंडरी ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, जिससे एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो सकता है. ओके, चलो, तो ये तो एक्चुअली हमारा टॉपिक अभी खत्म हो गया है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा और एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं. देयर आर अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. सो व्हाट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स? अलग अलग एनिमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं? यस, डियामाइनेशन. हाँ दिया. ओके, कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं which are found in the animals? So if we start first with the first type, that is called as the porifera. Okay, बाहर से आवाज ज्यादा आ रहा है क्या? पॉरीफेरस में अगर आप देखोगे तो ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, इसमें क्या रहेगा? सो ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन विल बी द सेल्स इटसेल्फ. ठीक है, जो भी सेल्स होते हैं इनके, सो दोज सेल्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ दिस पर्टिकुलर excretory waste. So we call this as the general body surface. Okay, and body surface is made up of various cells. Yes, poenocytes and all. तो उससे पॉरीफेरेंस में एक्सक्रीशन हो जाएगा. फिर पॉरीफेरा के बाद क्या आता है? पॉरीफेरा के बाद आता है सिलेंटराटा. ओके, सिलेंट्रेट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है? अगेन सिलेंट्रेट्स में द एक्सक्रीशन विल बी थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस. ओके, बॉडी सरफेस से ही ये एक्सक्रीशन होता है इन द सिलेंट्राटा. थर्ड, सिलेंट्राटा के बाद नेक्स्ट कम्स इज द प्लैटीहेल्मिन्थ. प्लैटीहेल्मिन्थ मतलब वेरी गुड, फ्लैटवर्म्स. तो प्लैटीहेल्मिन्थ में अगर आप देखोगे ना तो थोड़े सेल्स अभी डेवलप होना चालू हो जाते हैं. वी कॉल देम एज प्रोटोनेफ्रिडिया. ओके, इट इज नोन एज प्रोटोनेफ्रिडिया or also known as the flame cells. Okay, so platyhelminth में कौन से cells होते हैं? The one which is responsible for excretion, that is flame cells. जैसे for example, you can take the example of planaria in platyhelminth, है ना, flatworm है ये. Okay, चलो next, fourth, platyhelminth के बाद कौन आएगा? platyhelminth के बाद आएगा aschelminth ना. Correct? Aschelminth are also called as the roundworm. तो roundworm में क्या होता है? roundworm में we are going to have the specialized cell that is known as the rennet cell. Okay, it is called as the rennet cell, which is a specialized cell found in the roundworm for the organ of excretion, as an organ of structure for excretion. उसके बाद आता है that is annelida. एनिलिडा मतलब कौन से एनिमल्स? अर्थवर्म.
ठीक है, अर्थवर्म जैसे ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, सो दे आर गोइंग टू हैव द स्ट्रक्चर नोन एज नेफ्रीडिया। तो इनमें यस लीच होता है, अर्थवर्म होता है, तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा नेफ्रीडिया। ओके, सो नेफ्रीडिया जनरली फाउंड इन द अर्थवर्म और ऑल्सो नोन एज प्रोटोनेफ्रीडिया, ऐसा उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, प्रोटो नहीं, नेफ्रीडिया एंड मेटानेफ्रीडिया, ऐसा यहाँ पे लिख के रखो, नेफ्रीडिया एंड मेटानेफ्रीडिया इन अर्थवर्म। ओके, देन वी हैव प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया इन केस ऑफ एनिमल्स लाइक नेरिस, जो एनिलिड्स में ही आता है। ठीक है, तो एनेरिस के बॉडी में जो नेफ्रीडिया होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, और लीच में क्या होता है, तो लीच में होता है ciliated body. The structure is known as ciliated body found in the leech. So annelids में earthworm will have nephridia or metanephridia. Nereis will have protonephridia or also called as metanephridia. Leech will have ciliated body. So this is found in the annelids. Annelida के बाद क्या आएगा, annelida के बाद आर्थ्रोपोडा। वेरी गुड, उसके बाद आएगा ऑर्थ्रोपोडा। अभी ऑर्थ्रोपोडा में क्या होता है तो ऑर्थ्रोपोडा में वी आर Malpighian tubules. ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं उसको हम लोग, यस, और माल्फिगियन टिब्यूल्स आल्सो। ग्रीन ग्लैंड्स करके एक आता है, वेरी गुड, माल्फिगियन टिब्यूल्स है, क्योंकि हम लोगों ने कॉकरोच में ये पढ़ा है ऑलरेडी, बराबर है। सो ग्रीन ग्लैंड करके एक स्ट्रक्चर आता है विच इज फाउंड इन द क्रिस्टेशियंस, प्रॉन जैसे एनिमल में, प्रॉन्स में आपको मिलेगा ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, स्पाइडर जैसे एनिमल में एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज कॉक्सल ग्लैंड, दिस इज फाउंड इन द स्पाइडर्स। ओके, दैट्स कॉल्ड एज द कॉक्सल ग्लैंड, एंड ऑफ कोर्स माल्फिगियन टिब्यूल्स। ठीक है, देन वी हैव माल्फिगियन टिब्यूल, ये किधर रहेगा, इट इज फाउंड इन द कॉकरोच। फाइन, आर्थ्रोपोडा के स्ट्रक्चर समझ में आ रहे हैं? यस सर। गुड, सो दिस इज टिपिकल इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ओके, चलो आर्थ्रोपोडा के बाद द नेक्स्ट वन इज द मोलुस्का। मोलुस्का में कहां से होता है, तो मोलुस्का में अगेन दे आर गोइंग टू हैव मेटानेफ्रिडिया। ओके, और ये स्पाइडर इज ग्वानोटेलिक, वेरी गुड दिव्या। ग्रीन ग्लैंड प्रॉन्स में, करेक्ट, ग्रीन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द प्रॉन्स प्रिया। ओके, चलो अभी मोलुस्का में मेटानेफ्रिडिया, एंड देयर इज जनरली होता है, देयर इज वन एनिमल इन दिस कॉल्ड एज यूनो, नाम का एक एनिमल होता है मोलुस्क में, UNIO, यूनियो। Okay, yes, correct. So it has organ of Bojanus. ठीक है, so that's going to have the organ of Bojanus. Okay, like a kidney or Keber's organ, KEBERS, Keber's organ. ठीक है, then H1 मोलुस्का के बाद क्या आएगा, मोलुस्का के बाद आएगा इकिनोडर्माटा। ओके, अभी इकिनोडर्म्स में क्या होता है, तो इकिनोडर्म में दे आर गोइंग टू हैव ट्यूब फिट, इसमें देखा होगा ना स्टारफिश में, है ना, ट्यूब फिट बोलते हैं उसको, या फिर डर्मल ब्रैंकिए। ठीक है, एंड डर्मल ब्रैंकी, डर्मल ब्रैंकी, that is basically a type of organ found in the CHIAE, that is इकिनोडर्म्स में, स्टारफिश में आपको मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आता है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा पता है क्या होता है, पढ़ा था हम लोगों ने, बैलेनोग्लॉसस is an example of hemichordate ना।
सो हेमिकॉर्डेट्स में क्या आता है? प्रोबॉसिस ग्लैंड, proboscis gland. Yes, worm like. So that is the proboscis gland found in the hemichordates as a organ for excretion. ठीक है? And then of course फिर आखिरी में आता है chordata. chordata में क्या क्या आएगा? तो जैसे न्यूरल ग्लैंड्स आते हैं, न्यूरल ग्लैंड्स इन chordata, जो किस में आएगा? दैट इज फाउंड इन यूरोकॉर्डेटा. हर्डमानिया होता है ना, यूरोकॉर्डेटा. लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज एन एनिमल नोन एज हर्डमानिया. ठीक है? देन वी हैव एनिमल्स लाइक एम्फिऑक्सस, तो उसमें फेरिंजियल नेफ्रिडिया आते हैं. फेरिंजियल नेफ्रिडिया that is found in Amphioxus. बस, और बाद में किडनी बाकी के एनिमल्स में टिपिकल स्ट्रक्चर. ठीक है? तो किडनीज आएगा. सो these are all different types of organs, right, which are found, organs of excretion found in different animals. Clear? दादाला विचारना. आपसे बात हुई सबकी आपसे बात हुई लेक्चर में मैं मेरे को लगा मतलब आएगा उनका तो बोलता हूँ पहले आपसे बात करने के लिए, बिकॉज़ 90% ऑफ द शेड्यूल आपके अंडर में ही है ना. Yes, kidneys are present in reptiles and birds also. सर आपने जो रोल ऑफ स्किन इन एक्सक्रीशन में बताया था ना, उसके पहले का एक स्लाइड दिखाओ ना, वो लिखना बाकी है. ये सब लिखा ना, लेकिन हाँ सर हो गया. हाँ, हो गया सर. ये 1 मिनट. हाँ, कौन सा चाहिए था तुझे स्किन का? ये कोई लेक्चर इसके पहले वाला, इसके पहले वाला. लेकिन संडे को लेक्चर है तो संडे के लिए तैयार रहना. एंड ब्रिंग 2 टिफिन सर अराउंड. इसके पहले वाला चाहिए. ये लिखना है. नहीं सर, इसके पहले वाला. दिस वन. यस सर. हाँ, हो गया. हो गया सर. चलो, अभी ना हम लोगों ने ये सब पढ़ा. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोल देता हूं ऑर्निथिन साइकिल का, जो आप लोगों को रहेगा आपके एग्जाम के लिए भी. ठीक है? एक छोटा सा साइल ऑर्निथिन साइकिल का कॉन्सेप्ट, एंड देन वी विल स्टॉप. ओके? क्योंकि बाय दैट टाइम अपना अभी चैप्टर भी खत्म हो रहा है. ओके? सो व्हाट इज दिस ऑर्निथिन साइकिल? ऑर्निथिन साइकिल क्या करता है? यस, ऑर्निथिन साइकिल क्या करता है? कन्वर्ट्स अमोनिया टू यूरिया. वेरी गुड. इट कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया ना. तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ केमिकल सब्सटेंस नोन एज ऑर्निथिन. ओके? हियर स्टेप 1 में, पहले स्टेप में, ऑर्निथिन इज कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रक्चर और अ केमिकल नोन एज सिट्रुलिन. ओके? एंड दिस इज बेसिकली this step 1 basically takes place with the help of the substance known as ammonia. Okay? अमोनिया का डायरेक्ट फॉर्म नहीं रहता है, कार्बोमिल फॉर्म रहता है. तो दैट कार्बोमिल फॉर्म हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ ऑर्निथिन इनटू सिट्रुलिन. सिट्रुलिन देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू, इसका एक दूसरा केमिकल बन जाता है, दैट इज नोन एज अर्जिनो सक्सिनिक एसिड. ठीक है? Yes, it will not work like a catalyst, but it will take part in this chemical reaction ना. तो ये पूरा काम ही करेगा उसमें. तो उसी की वजह से तो अमोनिया will be converted into
यूरिया. ओके, बट यूरिया इज अ बाय प्रोडक्ट. ओके, अच्छा यहाँ पे काम में कौन आने वाला है एज अ कैटलिस्ट? सो देयर इज अ सब्सटेंस नोन एज एस्पार्टिक एसिड. Okay, so that will work as a catalyst to convert citrulline into arginosuccinic acid. Arginosuccinic acid in the step 3 will get converted into arginine. और अर्जिनाइन के फिर दो प्रोडक्ट्स बनते हैं. एक प्रोडक्ट बनेगा ऑर्निथिन और दूसरा अर्जिनाइन का प्रोडक्ट बनता है, दैट इज नोन एज यूरिया. That happens in the step 3. And conversion of arginosuccinic acid to arginine will be helped by, or rather during this chemical reaction, not helped, sorry, but during, ये क्या किया मैंने, सारा निकाल दिया. फिर से लिखता हूं, ध्यान. I don't know how to. Shut up. फिर से लिखता हूं, ध्यान दो. पहला आएगा ऑर्निथिन. ओके, ऑर्निथिन is converted into what? जल्दी जल्दी बोलो. ऑर्निथिन is converted into Citrulline. Citrulline will be converted into, yes, Agrinosuccinic acid. very good. Citrulline is converted into arginiosuccinic acid, and arginiosuccinic acid is converted into arginine, and arginine will be converted into ornithine, and then यूरिया विल ऑल्सो बी रिलीज्ड. ओके, यहाँ पे काम में कौन आ रहा है? तो यहाँ पे काम में आ रहा है कार्बोमिल फॉस्फेट. ये लिख के रखो. ओके, यहाँ पे काम में आ रहा है कार्बोमिल फॉस्फेट, विच इज अ प्रोडक्ट फॉर्म बिकॉज ऑफ अमोनिया. अमोनिया डायरेक्टली साइकिल में नहीं आएगा. ओके, Citrulline is converted into arginiosuccinic acid because of aspartic acid. Yes, aspartic acid. And while arginiosuccinic acid is getting converted into arginine, it's going to release another chemical known as fumaric acid. Okay, तो ये रिलीज करना चालू कर देगा fumaric acid. And this is how the entire ornithine cycle will take place. So this is your step 1, this is your step 2, this is your step 3, and this is your step 4. Okay, so all these 4 steps will help in this entire chemical reaction. बस आप लोगों को ये pathway है जो आप लोगों को याद रखना है, ये सारे chemicals. ठीक है, so this is known as ornithine cycle, which converts what? Which converts ammonia into urea. So fumaric acid is not harmful. No, fumaric acid is not harmful for the body because diya fumaric acid will enter in the liver where it will be completely destroyed. ठीक है, डिजेनरेट हो जाएगा लीवर के अंदर या फिर वो मेटाबोलाइज हो जाएगा लीवर के अंदर. यस सोहम. सर, आर्गिनाइन की फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? कोई नहीं हेल्प करता है. argininosuccinic acid will directly get converted into arginine. मतलब that's called as isomerization reaction. केमिकल स्ट्रक्चर बदल जाता है उसका. तो जब केमिकल स्ट्रक्चर बदलता है तो बाय प्रोडक्ट बनता है. यस सर. कुफर सेल्स करते हैं या फिर लीवर में और कोई स्पेशल, लीवर में हिपैटोसाइट्स होते हैं, सो दे विल आल्सो डू द सेम मैकेनिज्म. ठीक है, डन. अरे मेरा वीडियो क्यों बंद हो गया? ये क्या हुआ? तुम लोगों ने, किसी ने बोला भी नहीं सर वीडियो बंद हो गया. हाँ, डन. डन सर. ठीक है, सो दिस विल नाउ कंप्लीट योर चैप्टर ऑफ एक्सक्रीशन. फाइनली दिस चैप्टर इज ओवर. नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग चालू करने वाले हैं, दैट्स गोइंग टू बी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, तो वो चैप्टर हम लोग चालू करेंगे. फाइन, सो आई एम स्टॉपिंग दिस प्रेजेंटेशन नाउ. अभी हम लोग रुक जाते हैं. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट. बाय सर. गुड नाइट. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Yes, bye bye. And Merry Christmas, Happy Christmas to all of you. Yes sir, same to you. Sir. Yes, bye bye.
सर हाँ मेरे दादी को ना किडनी स्टोन था, तो उन्हें बताया जाता था कि ऐसे सब्जियां मत खाओ जिनमें मतलब सीड्स हो, तो ऐसा क्यों? क्योंकि सीड्स में मिनरल्स होते हैं ना बेटा, तो जिनको स्टोन होता है उन्होंने नहीं खाना चाहिए। लेकिन सीड सीड वाले फ्रूट से मुझे स्टोन हो जाएगा ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है ना फर्क? हाँ सर। नॉर्मल पर्सन खा सकता है, लेकिन अभी उनको स्टोन हुआ है तो मतलब डिपोजिशन, मिनरल डिपोजिशन का टेंडेंसी बढ़ गया ना, सीड्स में मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वापस तकलीफ हो जाएगा, इसके लिए अवॉइड करने का। ठीक है, यस सर। और भाई थैंक यू बाय। सर, बाय।